बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और अहम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि आज हम बात करेंगे मिर्गी की बीमारी के बारे में। मिर्गी की बीमारी होती क्या है, अलामात क्या होती हैं, क्यों होती है, वजूहात क्या हैं, दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, और फिर इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो क्या होता है, और फिर इसका सही इलाज क्या है, वाकई ठीक भी हो जाती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे मिथ्स हैं, जो गलत तस्वुरात हैं, जो हमने इसके इलाज में शामिल कर लिए हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर फरासत अली डोगर और मैं साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। हमने बात की थी मिर्गी के बारे में कि ये है क्या या इसकी अलामात क्या हैं। तो अलामात ये हैं कि इसमें झटके लगते हैं। झटके ये लगते हैं, वैसे तो मिर्गी की बहुत सारी इकसाम हैं, हम किसी एक की बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। इसमें क्या होता है कि पूरा जिस्म में झटके लगते हैं, ऐसे 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 सर से लेके पाँव तक, जो है ना, जो ख़ास तौर पे हाथ, बाजू, टांगे, उसमें ऐसे जर्क्स लगते हैं। पहले एक फेज़ आता है जिसम अकड़ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद उसमें जर्क्स लगते हैं, फिर उसके बाद जर्क्स लगने के बाद बंदा जो है ये वाला दुरानिया जो है जिसमें जिसमें अकड़ाओ और झटके लगना, ये 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट, इससे ज़्यादा अमूमन नहीं होता। रेयर केसेस में हो भी सकता है, अमूमन नहीं होता। और उसके बाद बंदा थोड़ी देर के लिए नींद बेहोशी वाली कैफियत में हो जाता है, यानी पट्ठों में इतना खिंचाव होता है जर्क्स की वजह से, पूरा जिस्म इतना एग्जॉस्टेड हो जाता है कि जिस्म न ढाल हो जाता है। वो आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे बंदा उस दौरे के बाद लेटा रहता है। अच्छा, इस दौरान में चूँकि बंदा बहुत ज़्यादा जर्क्स लग रहे होते हैं, 2 चीज़ें साथ साथ बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि बंदा होश में नहीं रहता, उसको याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। दूसरा कि इस झटकों के दौरान जो है वो छोटा पेशाब, बड़ा पेशाब, पखाना वो कपड़ों के अंदर निकल सकता है। एक और अहम चीज़ झटके के दौरान कि झटके जहाँ पर लगेंगे, क्योंकि पूरा जिस्म अकड़ गया, तो जो बैलेंस वाली पोजीशन है वो ख़त्म हो जाती है और जहाँ होगा वहाँ गिर जाएगा। मसलन अगर रोड पे जा रहा है तो वहाँ गिरने का नुकसान है, किचन में चूल्हे के पास है, कोई चीज़ गर्म चीज़ है उसके पास गिरना, वैसे तो वॉशरूम में गया वहाँ गिर गया, वैसे तो कहीं भी गिर सकता है। लेकिन ये जो कुछ अहम चीज़ें हैं, जैसे पानी के पास है, चूल्हे के पास है, वॉशरूम में है, तो यहाँ गिरने में चोट आने का, खुदा न खास्ता नुकसान होने का, या उस नुकसान का किसी कॉम्प्लिकेशन या डेथ होने का इम्कान हो सकता है ऐसी सूरत हाल में। तो ये है मिर्गी, इसको कहते हैं मिर्गी। अब इसका दौरा कितनी दफ़ा पड़ता है? आम तौर पर जितनी हम बातें कर रहे हैं, आम तौर पर, रेयर केस में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं कि दौरा हफ्ते में 1 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा पड़ते हैं। कुछ लोगों को ये दौरे सिर्फ रात को पड़ते हैं कि सिर्फ सोने के दौरान ही पड़ रहे होते हैं। कुछ लोगों में जागते हुए भी आ जाते हैं। लेकिन अगर एक दौरा भी, अगर 3 महीने भी एक दौरा पड़े तो हम उसको सीरियस लेते हैं, और वजह उसकी सिर्फ यही है कि उस बंदे ने ड्राइविंग करनी है, उसने किचन का काम करना है, उसने रोड पे जाना है। कहीं भी दौरा पड़ेगा तो उसका अपने ऊपर कंट्रोल तो नहीं होगा, वो गिर सकता है, तो खुदा न खास्ता को नुकसान हो सकता है। तो ये है जी मिर्गी की बीमारी, जिसको हम एपिलेप्सी अंग्रेज़ी में या मिर्गी कहते हैं। और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी की हमने बात की है। पार्शल भी हो सकती है, यानी जिस्म के किसी एक हिस्से में हरकत होना, ठीक है जी। कुछ ऐसी इकसाम है कि जिसमें सिर्फ रवैये में चेंज आता है, यानी एक ऐसी एपिलेप्सी, उसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी कहते हैं। तो ये इसकी मज़ीद डिटेल हो जाएगी, आप जो ज़्यादातर कॉमन चीज़ें हैं हम उसी के ऊपर ही रहते हैं कि उसके बारे में बात करते हैं। अब अगला है कि ये मिर्गी की बीमारी होती क्यों है, दिमाग में होता क्यों है। इसको आम लफ्ज़ों में ये समझें कि जो हमारा दिमाग है ये तारों का एक गुच्छा सा है, यानी इसके जितने असाब्स हैं या न्यूरॉन्स उनको कहते हैं, नर्व्स हैं, वो नर्व्स कैसे काम करते हैं। सारे न्यूरॉन्स, उनके काम करने का तरीका ये होता है कि उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वो सर्कुलेट करता है। पूरा कुदरत की तरफ से उसका मैकेनिज़्म है, उसकी बड़ी कोऑर्डिनेशन है। एक वायर तार का दूसरी के साथ जो जुड़ना है वो पूरा उसका सिनेप्सिस उसके अंदर होते हैं, बड़ा उसका मैकेनिज़्म है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल का ही मैकेनिज़्म है। तो ये तारों का एक समझ लें कि गुच्छा है। अब इसके अंदर किसी जगह पर भी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, जैसे तारों का गुच्छा होगा, तो वो करंट क्या होगा, तो करंट क्या होगा कि पूरे दिमाग में फैल जाएगा, ठीक है। इसी तरह वो शॉर्ट सर्किटिंग उसके किसी ब्रेन के किसी भी, दिमाग के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन जिस हिस्से में भी होगी वो उस जगह पे नहीं रहेगी, बल्कि वो स्प्रेड हो जाती है पूरे दिमाग तक। अब जब दिमाग का काम ही बिजली की तारों की तरह है कि करंट ने फ़्लो करना है और दिमाग ने काम, यानी जब मैं हाथ हरकत कर रहा हूँ तो जो हरकत करने वाले न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर वो करंट फ़्लो कर रहा है। तो जब ये करंट पूरे दिमाग में फ़्लो करेगा तो एक बिल्कुल समझ लें कि पूरा दिमाग एक तरह से एक्टिव नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसके अंदर न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी।
तो जिस्म की जो हरकत करने वाले न्यूरॉन्स हैं, जब उसमें करंट दौड़ेगा तो कैसे फेज़ आएगी, जिस्म अकड़ जाएगा, झटके लगेंगे, ऐसे होगा। और उस दौरान चीज़ें याद क्यों नहीं रहती, क्योंकि वो सारा करंट फ्लो कर रहा है, जो सुनने वाले में मेमोरी, सूंघना, सारी चीज़ें, यानी जितने भी दिमाग के फंक्शन हैं वो उस वक्त तक एक तरह के वो ट्रांस फेज़ में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कैफियत ज़्यादा देर तक नहीं रहती, ये थोड़ी देर तक रहती है। और कुदरत की तरफ से दिमाग का और मैकेनिज़्म भी है कि अगर ये सर्किट थोड़ी देर के लिए, करंट ज़्यादा देर के लिए बरकरार रह जाए तो क्या होगा, तो ज़ाहिर है कि जब पूरा जिस्म अकड़ रहा होगा, हर मसल बिल्कुल स्ट्रेच होगा, सांस ही नहीं आता उतने दौरानिए में, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद ये सारा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिजली का ब्रेक डाउन हो गया, शट डाउन हो जाता है, तो वो फिट भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बंदा नींद गनूदगी की फेज़ में चला जाता है, नींद बेहोशी की फेज़ में चला जाता है। तो ये है कि असल मैकेनिज़्म दिमाग के अंदर हो क्यों रहा है। अब ये शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, बस एक दो बातें, बहुत सारी सूरत हाल में तो इसकी वजह पता ही नहीं चलती। बहुत माइक्रो लेवल पे कहीं कोई इंजरी आ गई, कुछ ऐसा हो गया तो जिसका आम तौर पे हमारा CT स्कैन पे भी पता नहीं चलता। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी एपिलेप्सी इसको जनरलाइज होगी, उसका MRI करवाएं, उसमें ज़्यादातर चीज़ें नहीं डिटेक्ट होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो ये होता है कोई भी माइक्रो लेवल का कोई भी ऐसा पॉइंट, उसमें एक्सीडेंट हो गया, चोट आ गई, ब्रेन ट्यूमर हो गया, हेमरेज हो गया, ये बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, ब्रेन इन्फेक्शन होगी जिनकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। लेकिन इस तरह के केसेस की तादाद काफ़ी कम है। ठीक, अब इससे अगली बात है कि मिर्गी के हवाले से जो पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ की मैंने बता दी कि जी गिर सकता है बंदा, चूल्हे के पास गिर सकता है, पानी में गिर सकता है तो नुकसान हो सकता है, ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइविंग करने के दौरान फिट पड़ गया तो सिर्फ ये नहीं है कि उसको नुकसान होगा, जो साथ उसके पैसेंजर्स मुसाफिर हैं वो, जो बाकी गाड़ियाँ, उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो तो उसके लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक कर लिया जाता है, पास कर दिया जाता है जब तक कि वो उसका इलाज ना करवाए। और कितनी देर के लिए, जो इंटरनेशनल रूल ये है कि 2 साल अगर उसको कोई दौरा ना पड़े तो फिर लाइसेंस दोबारा दिया जाता है विद ट्रीटमेंट, कि उसके साथ साथ इलाज भी करना है। अच्छा, तो बहरहाल इसके अलावा और पेचीदगी क्या हो सकती है मिर्गी के दौरे का, ये है कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो जैसे दौरा बहुत ज़्यादा पड़ना, गिरना, चोट आना, दांत फ्रैक्चर हो जाते हैं, नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, चेहरे की शक्ल थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। और इसका और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इलाज ना करवाएं कि हर दौरे के बाद जो है वो सोचने समझने की सलाहियत या कोग्निटिव चीज़ें वो स्लो हो जाती हैं। ख़ास तौर पर अगर बच्चों में अगर दौरे पड़ रहे हैं, इलाज ना करवाएं, मुसलसल दौरे पड़ रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जो है वो उसको कोग्निटिव या मेमोरी का जो है ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अगर हम साइकोलॉजिकल चीज़ें जाएँ, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएँ, तो मिर्गी के दौरे में जो है वो इसका स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, इसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके हवाले से बच्चे का कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन, ये चीज़ें, ये इस तरह की पेचीदगियाँ भी मिर्गी के दौरों के साथ साथ शामिल हैं। अब हम आ जाते हैं आखिर में कि अब हमने इसका इलाज करना है। तो इलाज के हवाले से कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी में वो ऐसे ही प्रिवेल कर रही हैं, पाई जा रही हैं, और उनका इलाज से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मिसाल के तौर पर मिर्गी का दौरा पड़ना है तो क्या करना है जी, इनको कुछ संगा दिया जाए जी, इसको जूता संगा दिया जाए जी, इसका नाक बंद कर दिया जाए जी। ठीक है जी, और क्या होता है कि अब जूता सुंघाना, जितनी देर में जूता लेके आना सुंघाना, उतनी देर में मैंने दुरानिये की बात की थी कि 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक है, वो तो उतनी देर में झटके तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा काम और क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती मुंह खोलने की कोशिश करते हैं, मुंह में चम्मच डालते हैं, तो वो दुरानियाँ तो वैसे ही मसल इतने स्ट्रेच हुए हैं तो ऊपर से और चम्मच डाल के तो हम ज़्यादा ज़ख्म कर सकते हैं, दांत टूट जाता है। ठीक है, या फिर उसके बाजू अगर अकड़े हुए हैं तो उसको हम सीधा करने की कोशिश करते हैं ऐसे फैमिली वाले, तो उसमें भी ज़्यादा नुकसान है। कि जहाँ तक हमने देखा है कि जो शोल्डर जॉइंट है ये हड्डी डिस्लोकेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मसल स्ट्रेच ही रहना, उसने सीधा करने से नहीं होना। वो 1-1.5 मिनट की बात है, 3 मिनट की बात है, उसने खुद ब खुद ही सीधा हो जाना है। ठीक है, तो एक तो मसल स्ट्रेच है, तो एक हम उसको खींच के मसल में और ज़्यादा स्ट्रेच पैदा कर रहे हैं, तो इसका भी नुकसान है। ये चीज़ें इनका इलाज से ताल्लुक़ नहीं है, ना ही इसका कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा है, ना ही एडेड फ़ायदा है, बल्कि इसका नुकसान है कि दांत टूट जाता है, जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, बाकी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें फिर करना क्या है कि दौरे के दौरान जब दौरा शुरू हो गया तो उसने अपना टाइम लेकर ही पूरा होना है, दरमियान में उसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। फैमिली वाले सिर्फ उसको लौटा दें, अगर जैसे नीचे है, लेट गया, गिर गया नीचे चार, तो उसमें चूँकि नीचे लेट गया उसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये कि जब उसको एक करवट में लिटा दिया जाए, या अगर दौरा ख़त्म होगा जैसे नींद गनूदगी की फेज़ में होगा तो सीधा लेटने की बजाय एक तरफ लिटा दिया जाए,
एक तरफ लिटाने का ये होता है कि मुंह के अंदर जो सलाइवा वगैरह होता है वो सांस वाली नाली में नहीं जाता, या उसके बाद उसको कोई वॉमिटिंग होती है तो वो भी सांस वाली नाली में नहीं जाती। तो बस घर वाले सिर्फ इतना ही काम करें कि दौरे के दौरान या बाद में, ख़ास तौर पे बाद में कुछ भी ना करें, बाद में उसको एक करवट लिटा दें घर वाले, तो यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको होश में लाने की, बाजू सीधा करने की, मुंह खोलने की, मुंह में पानी डालने की, जूता संगाने की, नाक बंद करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, इसका नुकसान होता है, ठीक है। अब अगला ये है कि क्या मिर्गी के दौरे ख़त्म हो जाते हैं, इसका इलाज है? तो इसका जवाब है कि हाँ, इलाज है। दौरे ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। सिर्फ ये होता है कि दौरा ख़त्म होने के बाद भी दवाई का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। इसमें दवाई कितनी चाहिए होती है? बड़ी कॉमन दवाइयाँ हैं, एपीवाल, डेपाकान, वेल्प्रोइक एसिड बड़ी मशहूर इसकी दवाई है, इसी तरह कार्बामेज़ेपिन है, या और भी बहुत सारी दवाइयाँ इसके लिए आ चुकी हुई हैं। तो ये स्टैंडर्ड दवाइयाँ अभी तक भी जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं वो यही कार्बामेज़ेपिन या वेल्प्रोइक एसिड। अब अमूमन तरीक़ाकार क्या होता है कि एक दवाई से शुरू किया जाता है, उसकी मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है जहाँ तक कि दौरा ख़त्म ना हो जाए, और बहुत रेयर केसेस में ज़रूरत पड़ती है कि एक दवाई के साथ दूसरी दवाई को शुरू किया जाए। बाज़ का तो कुछ डॉक्टर ऐसा भी करते हैं कि जैसे दवाई बढ़ाई, दरमियानी सी उसकी डोज तक पहुँचे, दौरे नहीं कंट्रोल हुए तो दूसरी दवाई ऐड कर दी या तीसरी दवाई ऐड कर दी, तो उसका एडेड एक्स्ट्रा बेनिफिट इतना नहीं होता। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन यही है कि एक दवाई को पकड़ा जाए और उसकी मैक्सिमम डोज तक जाया जाए, बजाय इसके कि 2, 3, 4 दवाइयाँ। तो ये है इसका इलाज कि मिर्गी के दौरे में जो दवाई तो हर सूरत देनी पड़ेगी, ठीक है। और दवाई की अमूमन जो टाइम है वो सुबह शाम होता है, और किसी एक दवाई पे ज़्यादातर लोगों का दौरा कंट्रोल हो जाता है, फिट्स कंट्रोल हो जाते हैं। अब जब दौरा कंट्रोल हो गया तो उसके बाद अगला सबसे अहम मसला भी है और मुश्किल मसला भी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हाँ, तबीयत ख़राब हो तो दवाई खाना आसान होता है, क्योंकि तकलीफ़ खुद बताती है कि रिमाइंडर देती है कि हाँ जी दवाई खानी है, और जब तबीयत ठीक हो जाए तो दवाई खाना मुश्किल होता है। तो मिर्गी के दौरे के जो मरीज़ हैं उनके साथ यही मसला होता है कि दवाई खाएँगे दौरा ठीक हो जाएगा, 6 महीने नहीं पड़ा, साल नहीं पड़ा, 1.5 साल नहीं पड़ा, तो उसके बाद जब इतनी देर दौरा नहीं पड़ा तो फिर दवाई खाना एक बोझ सा लगता है। लेकिन इसको बोझ ना समझें, ये बहुत ही ज़रूरी है कि दवाई खाएं, क्योंकि दवाई नहीं खाएंगे तो दौरा पड़ने का इम्कान है। अगर दौरा मैं कहता हूं कि साल में एक भी पड़ता है तो वो भी नहीं पड़ना चाहिए, वो भी ज़्यादा है। क्यों? वजह यही है कि दौरा किसी वक्त भी पड़ सकता है। दौरा ट्रैफिक के दौरान पड़ सकता है, ड्राइविंग के दौरान पड़ सकता है, दौरा जो है आग के पास काम कर रहे हैं, चूल्हे के पास काम कर रहे हैं, वहाँ पर पड़ सकता है, तो खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। तो एक दौरा भी नहीं पड़ना चाहिए। आखिरी बात करता हूँ, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, वो है दवाई का दौरानिया कितना होना चाहिए, कितनी देर दवाई देनी पड़ती है। तो पहली दफ़ा अगर दवाई शुरू करने की ज़रूरत पड़े और बंदा 1 से 2 साल फिट फ्री रहे तो दवाई बंद करने का इम्कान होता है। उसका भी मुख्तलिफ़ तरीका है। जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उसका तरीका डिज़ाइन एक स्टैंडर्ड फार्मेट है कि कब दवाई बंद करने के बारे में सोचना है। एक टेस्ट होता है EEG, वो करवाते हैं। अगर एपिलेप्सी के दौरान सब में पॉजिटिव नहीं आती, अगर किसी में पॉजिटिव आ जाए तो फिर 3 दफ़ा इलाज के बाद वो नेगेटिव आ जाए और दौरा भी कोई ना पड़े तो दवाई बंद करना आसान हो जाता है। अगर दवाई बंद करने के बाद फिर दौरा पड़ गया, फिर फिट पड़ गया, फिर दवाई का दौरानिया और बढ़ जाता है। तो इसमें यूँ समझें कि शुरू में वाले फेजेज़ में अगर इलाज करवा लिया जाए तो दवाई का दौरानिया कम है, दवाई बंद हो सकती है। लेकिन अगर बार बार दौरे पड़ रहे हैं, बार बार पड़ रहे हैं, दवाई छोड़ देते हैं, फिर पड़ रहे हैं, तो फिर दवाई का दौरानिया लंबा हो जाएगा। बीमारी कंट्रोल ज़रूर हो जाएगी, दौरे रुक जाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही हो जाएगी कि जैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ उसके साथ एडिशन में दवाई का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। तो ये थी हमारी वीडियो एपिलेप्सी के बारे में। बाकी इसमें कुछ चीज़ें हमने स्किप की हैं, जैसे एपिलेप्सी की इकसाम के बारे में हमने डिटेल से बात नहीं की। तो इसके बारे में आने वाली वीडियोस में हम मुख्तलिफ इसकी जो चीज़ें बच गई हैं उसके ऊपर भी हम वीडियोस बना सकते हैं या बनाएंगे भी उसके बारे में। तो अब अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।